सबसे पहले देखते हैं टॉट का मतलब क्या होता है। द वर्ड टॉट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड टॉटम। अब ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। द टॉट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम व्हिच वर्ड, सो यू मस्ट रिमेंबर टॉटम। कई बार इस तरीके से आ जाता है टॉटस, टॉटियम, इस तरीके के ऑप्शंस आपको दे देंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। यू हैव टू रिमेंबर दैट इट्स टॉटम। टॉटम वर्ड से वो डिराइव हुआ है और टॉटम का मतलब होता है ट्विस्टेड और क्रुकेड। ठीक है, अब ये किस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा। ये मतलब भी पता होना चाहिए, ट्विस्टेड एंड क्रुकेड, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। टॉट मींस व्हाट, ए ट्विस्टेड, बी इलीगल, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं। तो ये डेफिनेशन में से भी आपको क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये और इनफैक्ट आए हुए हैं, तो ये दोनों वर्ड्स याद रखने हैं कि किससे, और लैटिन वर्ड से इसको डिराइव किया है। अगर हम और स्पेसिफिक क्वेश्चन अगर पूछें, you will not believe that this kind of question has been asked, not from this particular definition, लेकिन ये जरूर पूछा गया कि कौन सी लैंग्वेज से डिराइव्ड है। सो लैटिन से डिराइव्ड है। लैटिन का एक वर्ड है टॉटम, वहां से डिराइव हुआ है, और टॉटम का इंग्लिश में मतलब होता है ट्विस्टेड। ठीक है, बिफोर गेटिंग इनटू द डेफिनेशन, हम इसको एज अ सब्जेक्ट के बारे में पहले इसके बारे में बात करते हैं। जितनी भी लॉज होती हैं, अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है, हमने क्रिमिनल लॉ पढ़ी, ठीक है, अभी हम कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे, ये सारे क्या है, दे आर रिटन, दे आर कोडिफाइड, राइट, इनके एक्ट्स हैं। ये एक्ट्स में अलग अलग लॉज में कोडिफाइड है। कोडिफाइड का मतलब क्या है, लिखा गया है। इन इन लॉज की क्या लिमिटेशंस है, इनकी एप्लीकेबिलिटी क्या होगी, इनका एक्सटेंट क्या होगा, किनको क्या राइट्स मिलेगी, क्या पनिशमेंट्स होंगी, एवरीथिंग इज रिटन, राइट, इट हैज बीन रिटन, इट हैज बीन कोडिफाइड। और उसके हिसाब से अगर कोई कॉन्ट्रैक्चुअल पार्टीज हैं, जैसे ए और बी है, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, किसी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, तो जब आप कोर्ट में जाओगे तो कोर्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से आपको डिसीजन देगा, राइट, कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपने किस तरीके से ब्रीच किया है, तो आपको क्या डैमेजेस होंगे, वो सारी जो चीजें हैं वो कोर्ट एक्ट के हिसाब से देखेगा। क्रिमिनल में भी यही होता है, अगर ए ने बी का मर्डर किया है, राइट, सो क्रिमिनल में देखा जाएगा कि अच्छा 300 की डेफिनेशन जो मर्डर की है उसमें कहाँ आ रहा है, ठीक है, फिर पनिशमेंट 302 के हिसाब से दी जाएगी। यानी कि जो कोर्ट्स हैं उनको उन एक्ट्स को, यानी ये जो लॉज हैं व्हिच हैज बीन कोडिफाइड, इनको रेफर करना होगा और उसके अकॉर्डिंग डिसीजन देना होगा। टॉर्ट जो है ये भी एक लॉ की ब्रांच है, ठीक है, इट इज ऑल्सो लीगल सब्जेक्ट, जिससे जो पार्टीज होती हैं जो इसके अंदर सूट फाइल करती हैं, लेकिन ये लिखा नहीं गया, इट इज अनकोडिफाइड। ओके, इट हैज नॉट बीन रिटन, लाइक इसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, देयर इज नो एक्ट ऑफ टॉट, देयर इज नो बेयर एक्ट फॉर दिस। ऐसा नहीं है कि कोई एक बुक है जिसके अंदर टॉट से रिलेटेड सारी जो लिमिटेशंस हैं, उसकी एप्लीकेबिलिटी, उसका एक्सटेंट सब लिखा गया है, ऐसी कोई बुक अवेलेबल नहीं है। सो टॉट इज नॉट कोडिफाइड। कोडिफाइड का मतलब क्या होता है, पार्लियामेंट्री एक्ट के थ्रू उसको लॉ बना दिया गया। टॉट के साथ ऐसा नहीं किया गया है, ठीक है। टॉट जो है वो डिराइव हुआ था, इसका जो ओरिजिनेशन है, ये ओरिजिनेट हुआ था इंग्लैंड में, ठीक है, इंग्लैंड में, थ्रू कॉमन लॉ। हमारी जितनी भी लॉज होती हैं, जो आज की डेट में हम जितना भी हमें पता है, जितनी भी लॉज के बारे में हम जानते हैं, तो न्यूज में कितनी बार हम मोटर व्हीकल एक्ट, जैसे क्या है, एक एक्ट है, यानी पार्लियामेंट ने उसको पास किया है, राइट, तो हर लॉ की एक अपना सोर्स होता है कि वो कहीं से ओरिजिनेट होके वो आती है, राइट। जैसे अब क्रिमिनल लॉ मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया, कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल दिया, कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जांपल दिया, इन सब का सोर्स क्या है, ये कहाँ से आई है। कॉन्स्टिट्यूशन को तो हमारा जो है ड्राफ्ट किया गया है बाय आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, लेकिन उसका सोर्स क्या है, एक असेंबली ने उसको ड्राफ्ट किया। क्रिमिनल लॉ हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जो आज की डेट में हमारी जितनी नई लॉज बनती है उनका सोर्स क्या होता है, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के थ्रू, यानी लेजिस्लेचर ने उनको इनैक्ट किया है, तो उस लॉ का सोर्स हो गया लेजिस्लेचर, कि ये वहां से निकल के आएगा, राइट। टॉट का सोर्स क्या है, टॉट का जो सोर्स है वो है प्रेसिडेंट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, बहुत जरूरी है। प्रेसिडेंट्स पास्ट में आया हुआ है कि इसका मतलब क्या होता है। अब आप देखो, जो लॉ होती है वो तो पार्लियामेंट बना देती है, फिर अगर उस लॉ की इंफ्रिंजमेंट होती है, वायलेशन होता है, उसको कोई ब्रेक करता है,
तो हम कहाँ जाते हैं, हम कोर्ट जाते हैं। ओके, कभी कभार क्या होता है कि जो कोर्ट होती है, कोर्ट के जो डिसीजंस होते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होता है इट इज बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स, राइट। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया है तो वो सारे कोर्ट्स को मानना पड़ेगा। यानी कि अगर फिर से कोई सेम फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस हो जाते हैं किसी लोअर कोर्ट में, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने अगर सेम उस पर जजमेंट दिया होगा तो उसी को मानना पड़ेगा। ठीक है, ट्रिपल तलाक जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, ट्रिपल तलाक जो है वो बाद में उसको लॉ बना के ये बताया गया कि भाई दिस इज इनवैलिड और ट्रिपल तलाक की एग्जिस्टेंस नहीं होगी, लेकिन वो पार्लियामेंट ने बाद में किया। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को पहले ही इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया, राइट। यानी कि पार्लियामेंट ने तो उसके उसके ऊपर लॉ बाद में बनाई है, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें उसको पहले ही इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट का जो ये डिसीजन था इट इज बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स, कि पार्लियामेंट जब लॉ बनाएगी तब बनाएगी, जब तक उसने लॉ नहीं बनाया है ये जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन रहेगा ये बाइंडिंग होगा। तो ये जो प्रोसेस होता है कि सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इज बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स, इसी को प्रेसिडेंट कहते हैं। यानी कि जो जजमेंट्स होते हैं, जो जुडिशरी जो है वो जजमेंट्स के थ्रू जो प्रिंसिपल्स को सेटअप करती है, उन प्रिंसिपल्स को, उनकी जो एग्जिस्टेंस है, जो वैलिडिटी है, वो लीगल होती है और वो बाकी कोर्ट्स पे भी वैलिड होता है। टॉट भी वैसे ही निकला। जो इंग्लैंड में जो कोर्ट्स थे, जो जुडिशरी थी, उसने इसको ओरिजिनेट किया कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो लिखी नहीं गई, जिन जिन कुछ ऐसे डैमेजेस हो जाते हैं जिन जो किसी और लॉ के अंडर नहीं आते, उनका क्या। तो वहां से टॉट का ओरिजिनेशन शुरू हुआ और धीरे धीरे जजमेंट्स जो थे वो आते गए और उन जजमेंट से नए नए प्रिंसिपल्स बनते चले गए और टॉट एज अ सब्जेक्ट निकल के बाहर आया। आज की डेट में कुछ ऐसी लाइबिलिटीज हैं, कुछ चीजें हैं जिनको हम साफ साफ कह सकते हैं कि ये टॉर्टियस एक्ट है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं तो डेफेमेशन हो गया, वाइकेरियस लाइबिलिटी हो गई, ठीक है, आपका एब्सोल्यूट लाइबिलिटी हो गई, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी हो गई, नेग्लिजेंस हो गया, नर्वस शॉक हो गया। ये क्या है, ये अलग अलग टॉर्ट्स हो गए। जैसे क्रिमिनल में क्या है, मर्डर हो गया, अगर दूसरा है आपका थेफ्ट हो गया, रॉबरी हो गई, अलग अलग क्रिमिनल एक्ट्स हो गए। सेम वेज टॉर्ट्स में भी ऐसी लाइबिलिटीज होती हैं। लेकिन वो लाइबिलिटीज कैसे, आज के डेट में हमारे पास ये जो लिस्ट है कि भाई डेफेमेशन, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, इन सबको हम टॉर्टियस लाइबिलिटी कह सकते हैं। ये कैसे निकल के आई है, ये धीरे धीरे केसेस से निकल के आई। ठीक है, सो जो टॉट है उसका ओरिजिनेशन जो है वो प्रेसिडेंट्स है, जजमेंट्स हैं, जो कोर्ट्स जजमेंट देती गई, उनके प्रिंसिपल बनते गए और वो प्रिंसिपल धीरे धीरे बाकी केसेस पे अप्लाई होते गए, एंड दैट्स हाउ टॉट बिकेम एज अ सब्जेक्ट। ठीक है, अब इंडिया में ऑफ कोर्स जब ब्रिटिश रूल के दौरान इंडिया में भी टॉट एंटर हुआ और धीरे धीरे आज वो अब इंडिया में डेवलप हो रहा है। इट हैज, वी कांट से कि हमारे कंट्री में जो टॉट है वो एक काफी विजिबल है और एक्टिवली हम उसको देख सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट इट डजंट मीन इट इज डेवलपिंग। इनफैक्ट हमने हमारे खुद के कुछ ऐसे टॉटियस लाइब्रेरीज डेवलप की हैं जो सिर्फ हमारी ही कंट्री में एप्लीकेबल हैं और वो इंग्लैंड में अभी भी एप्लीकेबल नहीं है। तो इससे ये पता चलता है दैट वी आर आल्सो वर्किंग ऑन द डेवलपमेंट ऑफ टॉर्टियस लाइबिलिटीज। ठीक है, सो दिस इज द ओरिजिन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि टॉट हैज बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम वेयर, सो योर आंसर इट हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम कॉमन लॉ। ठीक है, क्योंकि कॉमन लॉ एंड प्रेसिडेंस वन ऑफ द सेम थिंग्स, तो ये कॉमन लॉ से ओरिजिनेट हुआ है, इंग्लैंड से ओरिजिनेट हुआ है और धीरे धीरे अब हमारी कंट्री में ये डेवलप हो रहा है। ओके okay. एक जूरिस्ट थे सैलमन, उन्होंने ये डेफिनेशन दी थी। अच्छा, अब ये डेफिनेशन मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में कि जो फेमस जूरिस्ट होते हैं कभी बार उनकी डेफिनेशन देके पूछ लेंगे कि किसने दी है। ओके तो ये टॉट की जो है डेफिनेशन वो सैलमन ने दी थी एंड इट्स इम्पोर्टेंट, सो लेट्स अंडरस्टैंड। टॉट इज अ सिविल रॉन्ग बोला उन्होंने, for which the remedy is a common law action for unliquidated damages and which is not exclusively the breach of contract or the breach of trust or other merely equitable obligation.
ये इतनी सी लाइंस में इन्होंने इतने सारे एलिमेंट्स बताए हैं. वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच वन ऑफ दीज. ओके. उन्होंने बोला टॉट इज अ सिविल रॉन्ग. सिविल रॉन्ग का मतलब क्या होता है? सिविल में जो केस होता है वो दो पार्टीज के बीच में है. मान लो ए और बी है, इनके बीच में ही होता है. क्रिमिनल रॉन्ग में क्या होता है? इट इज अ रॉन्ग एट लार्ज, पूरी पब्लिक के अगेंस्ट होता है. अगर ए ने बी को मर्डर किया है तो ये क्रिमिनल का केस हो जाता है. राइट? इट्स अ क्रिमिनल रॉन्ग. ए को पनिशमेंट देने के लिए इनफैक्ट स्टेट बीच में आती है, गवर्नमेंट बीच में आ जाती है. गवर्नमेंट ए पे केस करती है. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कंट्री में पीस मेंटेन करके रखे. राइट? और ए जैसे जो एलिमेंट्स अगर होंगे वो सोसाइटी में रहेंगे और गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी तो वो जो गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है टू मेंटेन पीस इन द कंट्री वो फेल हो जाएगा. ऑल्सो क्योंकि जब भी कोई आदमी कोई क्रिमिनल रॉन्ग करता है तो वो सिर्फ उस आदमी के अगेंस्ट नहीं करता जिसको उसने टारगेट किया था. इट इज अ रॉन्ग अगेंस्ट द पब्लिक एट लार्ज. लेकिन सिविल रॉन्ग में चीजें बदल जाती हैं. सिविल रॉन्ग में जो लाइबिलिटी होती है वो उन्हीं दो लोगों के बीच में होती है, जो दो पार्टीज होती हैं उन्हीं के बीच में होती है. सो टॉट के लिए भी यही वर्ड यूज किया गया है कि इट इज अ सिविल रॉन्ग. दूसरी बात, सिविल में जो आपका केस होता है, आप सिविल कोर्ट में जाओगे. राइट? जैसे अगर मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट है, उसका हमें पता है कि वो एक सिविल चीज है. उसमें आप सिविल कोर्ट में जाते हो. उसमें आप जो बंदा केस करता है उसको हम प्लेंटिफ बोलते हैं. ठीक है? जो आप डिफेंड कर रहे हैं अपने आप को उसको हम डिफेंडेंट बोलते हैं या रिस्पोंडेंट बोलते हैं. सेम वे टॉर्ट में भी यही है. टॉर्ट में भी सिविल का केस फाइल होगा. जो केस फाइल करेगा उसको हम प्लेंटिफ बोलेंगे क्योंकि प्लेंट के थ्रू वो काम होता है. एक प्लेंट के थ्रू आप केस को फाइल करते हैं, दैट इज वाई प्लेंटिफ. और सामने वाली पार्टी जो होगी वो डिफेंडेंट होगी. फिर सैलमन ने कहा दिस सिविल रॉन्ग इज अदर देन अ mere ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. क्या मतलब है इसका? इन्होंने कहा कि देखो, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया, ये एक अलग सिविल रॉन्ग्स है. इनके बाद ये अलग लॉज हैं, इनके ऊपर अलग से बेयर एक्ट है, इसको अलग तरीके से डील किया जाता है. ये एक टॉट एक ऐसा सिविल रॉन्ग है जो बाकी सिविल रॉन्ग्स की कैटेगरी में नहीं आता हो. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ए है और बी, इनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ. ठीक है? ए ने बोला कि मैं अपनी कार सेल करूंगा फॉर 1 लाख रुपीज और बी ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया. अब अगर ए जो है वो मना कर देता है, ए जो है वो इन्फ्रिंज करता है, वायलेट करता है अपने कॉन्ट्रैक्ट को, बोलता है कि मैं सेल नहीं करना चाहता. तो उसने क्या किया? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक कर दिया. राइट? बी जो होगा उसके पास क्या है? वो कहाँ केस करेगा? वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस करेगा और कोर्ट में जाएगा. बी है वो टॉर्ट का केस नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि इसके लिए एक अलग से लॉ बनी हुई है. इट इज अ डिफरेंट सिविल रॉन्ग ऑल टुगेदर. तो इन्होंने क्या बोला कि ये एक ऐसा सिविल रॉन्ग है विच इज अदर देन अ mere ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. अब ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या होता है? इसमें वो वाले आपके सारे सिविल रॉन्ग्स आ जाते हैं. जैसे हम लोग कभी अपनी प्रॉपर्टी किसी को रखवाएं और वो उस प्रॉपर्टी का गलत इस्तेमाल करे तो वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया. उसको ठीक से ना रखे तो वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया, यानी आपका ट्रस्ट को उन्होंने तोड़ दिया. ये एक अलग, ये इंडिपेंडेंट सिविल रॉन्ग्स है. तो टॉर्ट एक ऐसा सिविल रॉन्ग है जो बाकी सिविल रॉन्ग्स में नहीं आता हो. वेरी इंपॉर्टेंट. यानी कि अगर आपका जो सिनेरियो है, जो केस है, अगर वो किसी और सिविल रॉन्ग में आता है तो आप टॉर्ट का केस नहीं कर सकते, आपको उसी सिविल रॉन्ग का केस करना पड़ेगा. ओके. थर्ड उन्होंने बोला दिस रॉन्ग इज रिड्रेसेबल बाय एन एक्शन ऑफ अनलिक्विडेटेड डैमेजेस. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर. अनलिक्विडेटेड वर्ड यूज किया गया है. टॉर्ट में जब कोई किसी पे केस करता है तो जो डैमेजेस का मतलब होता है कि कॉम्पनसेशन जो सामने से कोर्ट आपको देती है वो कोर्ट डिसाइड करती है. ठीक है? उसी को अनलिक्विडेटेड डैमेज कहा जाता है. ये टर्म आपको और बेटर समझ में आएगी जैसे जैसे हम सब्जेक्ट में आगे बढ़ते जाएंगे. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आया भी हुआ है कि टॉर्ट में किस तरीके के डैमेजेस मिलते हैं. तो टॉर्ट में अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मिलते हैं.
क्यों, अब आप खुद देखो। मैंने कहा इट्स अ सिविल रॉन्ग अदर देन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब मान लीजिए इसी एग्जाम्पल पे हम वापस आते हैं, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि मैं कार सेल करूंगा। अब इसी कॉन्ट्रैक्ट में मान लीजिए एक और टर्म लिखी हुई थी कि अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होएगा तो जो भी आदमी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करेगा उसको दूसरे को 20,000 रुपीज देने पड़ेंगे। ओके, मान लीजिए ए और बी के बीच में जो गाड़ी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसमें उन्होंने एक और टर्म लिखी हुई थी कि जो भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जो भी तोड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट को, उसको दूसरे पार्टी को 20,000 रुपीज देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जो डैमेजेस हैं इन्होंने पहले से लिख लिए। तो ये जो पहले से डिसाइडेड डैमेजेस होते हैं ना, इसको बोलते हैं लिक्विडेटेड। ठीक है, कि पहले से डिसाइडेड है, ए और बी दोनों एक दूसरे को जानते हैं, उन्होंने दोनों ने मिलके एक दूसरे के साथ प्रॉमिस किया, टर्म्स रखी, कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक हो गया, उन्होंने बोल दिया कि भाई अगर जो भी ब्रेक करेगा दूसरे को 20,000 रुपए देगा। तो ये हो गया लिक्विडेटेड डैमेजेस। टॉर्ट में क्या होता है, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मिलते हैं, यानी कि पहले से डैमेजेस डिटरमाइंड नहीं होते। डैमेजेस को कौन डिटरमाइन करता है, कोर्ट डिसाइड करती है एट द डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट। जब दोनों पार्टीज कोर्ट में जाती हैं उसके बाद किस हिसाब से किसका नुकसान हुआ है, कितना हुआ है, कोर्ट उसके अकॉर्डिंग जो डैमेजेस हैं, जो कॉम्पनसेशन है, उसको डिसाइड करती है और पार्टी को दे देती है। तो टॉर्ट में हमेशा अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं और इसको हमने रटना नहीं है, समझना है कि अनलिक्विडेटेड का मतलब होता है जो पहले से डिटरमाइंड नहीं होते, जिनको कोर्ट डिटरमाइन करती है, उनको हम अनलिक्विडेटेड डैमेजेस कहते हैं। ओके, और जो आपके कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें आपके लिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं और जो टॉर्ट होता है उसमें अनलिक्विडेटेड होता है। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म टू रिमेंबर, लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया है। ओके, अब हम थोड़ा डिफरेंस समझते हैं टॉर्ट्स और क्राइम के बीच का। ठीक है, टॉर्टियस जो लाइबिलिटीज हैं, जो स्पेसिफिक लाइबिलिटीज हैं, उनको समझने के लिए ये बहुत जरूरी कि पहले आप टॉर्ट को एज अ टर्म समझें। Tort is a wrong against individual, whereas crime is a wrong against society. ठीक है, तो ये दो इंडिविजुअल के बीच की बात होती है और यहाँ पे क्राइम में इट इज अ रॉन्ग अगेंस्ट सोसाइटी। इन टॉर्ट द डिफेंडेंट्स विल बी सूड इन अ सिविल कोर्ट, तो केस ऑफ कोर्स सिविल कोर्ट में होता है, और क्राइम में द डिफेंडेंट्स विल बी सूड इन अ क्रिमिनल कोर्ट। टॉर्ट में द स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ इज बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज। स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ मतलब अगर ए है और बी है, दो पार्टीज हैं, ए ने बी के ऊपर टॉर्ट्स का केस किया है, तो ए को क्या है, सिर्फ क्या प्रूफ करना है, बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज, यानी कि इतना ही प्रूफ करना है जो उसको सिर्फ इतना, जैसे 80% बी ने किया है, इतना करना है कि 70% बी ने किया है, कि जो प्रोबेबिलिटीज का जो वेट है वो बी की तरफ ज्यादा झुकाना है, उसको इतना ही प्रूफ करना है। तो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ जो है वो टॉर्ट में क्रिमिनल जितना नहीं होता, क्योंकि क्राइम में आपको प्रूफ करना पड़ता है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, यानी कि कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि इसने किया। मान लीजिए ए है, उसने बी के ऊपर मर्डर का केस किया, तो ए को क्या प्रूफ क्या करना पड़ेगा, ए को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ करना पड़ेगा कि बी ने किया। यानी कोई भी अगर बी सक्सेसफुल हो जाता है कि कोई डाउट अराइज करने में और ए जो है उस डाउट को रोक नहीं पाता, तो यानी उसने बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव नहीं किया। अगर कोई भी इतना सा भी डाउट अगर अवेलेबल रह जाता है कि हो सकता है बी ने ना किया हो, तो क्रिमिनल में लाइबिलिटी नहीं बनती है। क्रिमिनल में बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना पड़ता है, लेकिन टॉर्ट में बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज, टॉर्ट्स में भी और किसी और सिविल रॉन्ग में भी हमें बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज के हिसाब से ही काम करना पड़ता है। तो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ कि कितना साबित करने की जरूरत है, ये सिविल में और क्रिमिनल में अलग होता है। और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि सिविल में कितना, सिविल में बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज और क्रिमिनल में बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ करना पड़ता है। नेक्स्ट, burden of proof in torts with the claimant, whereas in crime the burden of proof rests with the prosecution. Okay, इसको एक्चुअली हम एक तरीके से भी देख सकते हैं, जो भी कोर्ट में जो भी क्लेम करता है उसको साबित करना है। बर्डन ऑफ प्रूफ का ये एक जनरल प्रिंसिपल है। अगर मैंने कोर्ट में जाके कहा कि ए ने मर्डर किया है तो मुझे ही प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है,
और टॉर्ट में भी सेम चीज है, जो प्लेंटिफ होता है, जो क्लेमेंट है, जो क्लेम कर रहा है कि सामने वाले ने मेरा नुकसान किया है, वो उसी को साबित करना पड़ेगा, ठीक है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ यानी साबित करने की जिम्मेदारी वो किस पे होती है, वो जो भी आदमी कोर्ट में क्लेम करता है जाके उसको ही करना पड़ेगा। दैट्स ऑफ कोर्स लॉजिक आल्सो। ऐसा तो नहीं है दैट कोर्ट विल टेक अस ऑन आवर वर्ड कि हमने बोल दिया तो कोर्ट कहेगा नहीं इन्होंने तो सच ही बोला होगा, ऐसा नहीं होता। तो जो भी कोर्ट में किसी भी चीज को क्लेम करता है जाके वो उसी को प्रूफ करनी पड़ती है, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टॉर्ट्स एंड क्राइम। दूसरा एक और जहां पे जो इम्पोर्टेंट डिफरेंस है वो आप याद रखो, क्राइम में क्या मिलती है, पनिशमेंट, राइट। क्राइम का केस करने का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है टू पनिश द पर्सन, जो डिफेंडेंट है उसको सजा मिलनी चाहिए, उसको इम्प्रिजनमेंट मिलनी चाहिए। टॉर्ट्स में जो पर्पस होता है वो होता है टू गिव डैमेजेस। क्राइम में जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि जिसने क्राइम किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। टॉर्ट्स के पीछे का थॉट प्रोसेस क्या है कि जिसका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो जाए, राइट। अब जैसे ए ने अगर बी को मर्डर कर दिया है और ए के ऊपर केस होगा, तो जो क्राइम का केस है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ए शुड बी पनिश्ड फॉर व्हाटएवर ही डिड। प्यूनिटिव होता है, ए को पनिशमेंट मिलनी चाहिए। टॉर्ट्स में क्या होता है कि अगर ए ने नुकसान किया है बी का, उसके डैमेजेस किए हैं, इंजरी कर दी है उसको, तो जो बी की जो इंजरी है उसकी भरपाई हो जाए। तो थॉट प्रोसेस में चेंज होता है। टॉर्ट्स में जिसका नुकसान हुआ है उसका फायदा करने की बात होती है, और क्राइम में जिसने क्राइम किया होता है उसको पनिश करना है, इस तरीके का थॉट प्रोसेस होता है, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टॉर्ट्स एंड क्राइम। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन टॉर्ट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट, जिससे लेकर बहुत बार बहुत कंफ्यूजन अराइज होती है। सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड विद वन एग्जांपल। इन टॉर्ट्स डैमेजेस आर ऑलवेज अनलिक्विडेटेड, ये आप लर्न कर लो, अनलिक्विडेटेड क्योंकि कोर्ट डिटरमाइन करती है। whereas in the breach of contract, अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक होता है तो damages are liquidated. Tort is violation of a right in rem, whereas breach of contract is violation of right in personam. Very important terms. Right in rem का मतलब होता है right available against world at large, और right in personam का मतलब होता है personal right. कैसे, पहले राइट इन पर्सोनम समझते हैं। ए है और बी है, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ए ने बोला कि मैं 100 क्विंटल्स राइस आपको सेल करूंगा फॉर 10,000 रुपीज। बी ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। इन दोनों के बीच में क्या हो गया, एक राइट्स और ड्यूटीज अराइज हो गई हैं। ये जो राइट्स हैं ये इन दोनों के बीच में ही है ना। ए की जो राइट है कि उसको 10,000 रुपीज मिलेंगे और बी की जो राइट है उसको 100 क्विंटल राइस मिलेगा, ये एक दूसरे से ही उसको क्लेम कर सकते हैं। ए अगर उसको 100 क्विंटल राइस भेज देता है तो बी से वो पैसे बी से ही मांग सकता है, और अगर बी उसको पहले 10,000 रुपए भेज दे तो वो राइस ए से ही मांग सकता है। तो इनके बीच में जो राइट है दोनों की, वो क्या है, पर्सनल पर्सनल राइट है, ओनली अवेलेबल बिटवीन ए एंड बी। ऐसा तो नहीं है कि अगर बी ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर दिया तो ए किसी से भी जाके बोलेगा कि नहीं तुम मुझे पैसे दो। और इनकी जो राइट है वो एक दोनों, अब एक दूसरे की जो ये राइट अराइज हुई है यही एक दोनों तोड़ सकते हैं, इनके अलावा कोई ब्रेक नहीं कर सकता, राइट। यानी ए का जो नुकसान होगा इन दिस कॉन्ट्रैक्ट इट कैन ओनली बी डन बाय बी, और बी का अगर नुकसान होगा इट कैन ओनली बी डन बाय ए। तो ये जो राइट है इट इज अवेलेबल अगेंस्ट ईच अदर ओनली, और किसी के अगेंस्ट ये राइट्स अवेलेबल नहीं है। बट राइट इन रेम में क्या होता है कि राइट अवेलेबल अगेंस्ट वर्ल्ड एट लार्ज। मान लीजिए ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैं ए हूं और ये मेरी प्रॉपर्टी है, और मैंने यहाँ पे फेंसेस लगा दिए हैं। तो ये जो मेरी प्रॉपर्टी है, ऐसा तो नहीं चाहे बी हो, सी, डी, ई, यानी और द होल वर्ल्ड, nobody has a right to damage my property.
सो ये जो मेरी राइट टू प्रॉपर्टी है, ये जो मेरी दिस इज माय प्रॉपर्टी, आई फेंस्ड इट, आई हैव अ लीगल राइट ओवर इट, तो ये मेरी जो राइट अवेलेबल है ओवर दिस प्रॉपर्टी इज अवेलेबल अगेंस्ट द वर्ल्ड एट लार्ज। कोई भी हो दुनिया में उस राइट को इन्फ्रिंज नहीं कर सकता, यानी कोई भी करेगा तो मैं कोर्ट में केस कर सकती हूँ। इस केस में, कॉन्ट्रैक्ट के केस में क्या था, सिर्फ ए और बी ही एक दूसरे पे केस कर सकते हैं, उन्हीं के बीच में जो, इनके बीच में जो राइट डेवलप हुई है ये पर्सनल राइट है, ओनली अवेलेबल अगेंस्ट ईच अदर। बट इन दिस पर्टिकुलर केस ये जो मेरी राइट टू प्रॉपर्टी है, दिस इज अवेलेबल अगेंस्ट वर्ल्ड एट लार्ज। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो मेरे इधर और इधर पड़ोसी रहते हैं उन्हीं के ऊपर, उन्हीं को ख्याल रखना है मेरी प्रॉपर्टी का। नो, दिस इज माई प्रॉपर्टी एंड द होल वर्ल्ड हैज टू कीप दिस इनटू कंसिडरेशन कि मेरी राइट इन्फ्रिंज नहीं होनी चाहिए। तो टॉट में जो राइट अवेलेबल होती है वो अवेलेबल होती है एट वर्ल्ड। ठीक है, तो दुनिया में कोई भी वो आपकी जो राइट है उसको इन्फ्रिंज नहीं कर सकता। कोई भी करेगा आप केस फाइल कर सकते हो। ओके, तो इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट क्या है, राइट इन पर्सोनम है, और टॉट इज अ वायलेशन ऑफ राइट इन रेम, एक ऐसी राइट जो कि वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अगेंस्ट अवेलेबल है आपके पास, और उस राइट को अगर कोई वायलेट करता है तो टॉर्टियस लायबिलिटी अराइज हो जाती है। थर्ड, लॉ रिलेटिंग टू टॉर्ट हैज नॉट बीन कोडिफाइड। हमने डिस्कस कर लिया, ये कोडिफाइड नहीं है, ये जो हमारे प्रेसिडेंट्स हैं, जुडिशियल जजमेंट्स हैं, उनके प्रिंसिपल से ये बना है। Whereas law relating to contract has been codified. Contract Act जो है हमने देखा है, उसमें वो तरीके से लिखा गया है, it is enacted, every thing related to contract is mentioned in that act, और जो judiciary है वो उस act के according काम करती है। मगर tort जो है वो codified नहीं है, it's still uncodified, और जो judiciary है वो जो precedents हैं, जो principles already decided हैं, उनके basis पे काम करती है। Okay, so this is the difference between torts and contract. Now we have to understand essentials of a tortious liability. पहले तो यही देखते हैं कि essentials of a tortious liability मतलब क्या। जैसे इसको समझने से पहले हम थोड़ी बेसिक चीजों पे जाते हैं। हम क्रिमिनल से समझते हैं। क्रिमिनल क्या होता है ना, हमें थोड़ा बहुत हमने इन चीजों के बारे में पढ़ा होता है या इंटरेस्ट आता है, तो कहीं ना कहीं इन आवर ब्रेन वी नो अबाउट दीज थिंग्स। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि essentials का मतलब क्या है। जो अलग अलग essentials हैं उनको तो हम बाद में देखेंगे, पहले essentials का मतलब ही क्या होता है। देखो, जब कोई क्रिमिनल एक्ट होता है तो मैंने आपसे क्या बोला था कि कुछ स्टेजेस होती हैं, राइट। जैसे पहले आप क्या करेंगे, इंटेंशन बनाएंगे। इंटेंशन कैसा होगा, मेंस या गिल्टी इंटेंशन आप बनाएंगे। उसके बाद आप प्रिपरेशंस करेंगे। मान लीजिए आपने ए है और वो बी को मर्डर करना चाहता है, तो ए के पहले क्या करेगा, ए इंटेंशन बनाएगा कि वो बी का मर्डर करेगा। फिर वो प्रेपरेशन करेगा। प्रेपरेशन में क्या करेगा, मान लीजिए गन खरीद के लाया है, पॉइजन खरीद के लाया है, तो उसने प्रेपरेशन शुरू कर दी। उसके बाद वो क्या करेगा, अटेम्प्ट करेगा। वो अटेम्प्ट सक्सेसफुल हो जाएगा, यानी गन है तो वो गन उसकी तरफ पॉइंट करेगा, उसने अटेम्प्ट कर दिया। फिर उसने शूट कर दिया, बी की डेथ हो गई तो उसने क्राइम कमिट कर दिया। तो मर्डर का जो क्राइम है उसको बनने के लिए कुछ एसेंशियल चीजें चाहिए। वो एसेंशियल चीजें क्या है कि अच्छा इंटेंशन होना चाहिए, गलत इंटेंशन होना चाहिए, यानी मेंस होना चाहिए, फिर कोई प्रिपरेशन हो, फिर उसने कुछ अटेम्प्ट किया हो, फिर कमीशन हो। यानी कि क्रिमिनल एक्ट को बनाने के लिए कि कुछ एसेंशियल्स चाहिए होते हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बिना क्रिमिनल एक्ट बन ही नहीं सकता। वो जनरल चीजें हैं, आप मर्डर करो, आप थेफ्ट करो, किडनैपिंग करो, ठीक है, अबडक्शन करो, कुछ भी, रॉबरी, कुछ भी करेंगे, इंटेंशन चाहिए, प्रिपरेशन चाहिए, अटेम्प्ट चाहिए, कमीशन चाहिए। यानी कि ये जनरल एसेंशियल्स हैं कि किसी भी क्राइम को, किसी भी क्रिमिनल एक्ट को बनने के लिए ये स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा, तभी हम कह सकते हैं दैट अ क्रिमिनल एक्ट हैज बीन कमिटेड। सो दीज आर एसेंशियल्स। सेम वेज अगर हम ये कहते हैं कि टॉर्टियस लाइबिलिटी अराइज हुई है, यानी कि लाइबिलिटी क्या होती है, सामने वाले की ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि आपने किसी का नुकसान किया है, अब आपको भरपाई करनी पड़ेगी। तो ये टॉर्टियस लाइबिलिटी अराइज होने के लिए भी कुछ एसेंशियल्स चाहिए। अगर वो एसेंशियल्स पूरे नहीं होंगे तो वो लाइबिलिटी अराइज नहीं होगी, और आप जो डिफेंडेंट होगा उसको ये नहीं कह सकते कि आपको पैसे देने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि ये एसेंशियल्स ही पूरे नहीं हुए, और जब ये एसेंशियल्स ही पूरे नहीं हुए तो टॉर्टियस लाइबिलिटी अराइज हुई नहीं है।
ओके तो ये एसेंशियल्स बहुत इंपॉर्टेंट है हर टॉर्टियस लाइब्रेरी में, और इससे मैं कहूंगी कि 99% टॉर्टियस लाइब्रेरीज में ये एसेंशियल्स आपके एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, तो इनको एक एक करके हम समझेंगे। इसमें 3 मैगजिम्स हैं, 2 केसेस हैं जो आपके एग्जाम्स में आएंगे, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देयर मस्ट बी अ रॉन्गफुल एक्ट। The wrongful act must result in legal injury to another person. फिर the wrongful act must be of such a nature as to give rise to legal remedy in the form of an action for damages. और ये सारे प्लस हैं, यानी कि ये तीनों के तीनों एसेंशियल्स अवेलेबल होने चाहिए। एक से काम नहीं चलेगा कि चलो सिर्फ रॉन्गफुल एक्ट है तो काम खत्म हो गया। नो, रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए, उस रॉन्गफुल एक्ट की वजह से लीगल इंजरी होनी चाहिए, और उस लीगल इंजरी की कोई लीगल रेमेडी होनी चाहिए। जब ये तीनों चीजें अवेलेबल होंगी तो हम कहेंगे कि ठीक है, टॉर्टियस लाइबिलिटी अराइज हो गई है। यानी कि जनरल जो बात है वो हम कहेंगे कि जनरल जो प्रिंसिपल है टॉर्टियस लाइबिलिटी का वो अराइज हो गया है। कौन सी टॉर्टियस लाइबिलिटी अराइज हुई है उसमें हम बाद में जाएंगे, लेकिन अगर यहीं पे फेल हो गए तो टॉर्टियस लाइबिलिटी अराइज नहीं होगी, और टॉर्टियस लाइबिलिटी अराइज नहीं होगी तो फिर स्पेसिफिक में तो हम जा ही नहीं सकते। तो जनरली दिस इज द फर्स्ट स्टेप वी मस्ट अंडरस्टैंड। सेम वे जैसे हमने क्रिमिनल में समझा कि पहले तो मेंस रिया होना चाहिए ना, गिल्टी इंटेंशन होना चाहिए, तो सेम वेज हियर आल्सो सबसे पहले रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए। अब इनको हम एक एक करके समझते हैं। देयर मस्ट बी अ रॉन्गफुल एक्ट, ठीक है, लेकिन रॉन्गफुल एक्ट क्या होता है ये तो हमें पता होना चाहिए। अब देखो, किसी के लिए रॉन्गफुल एक्ट कुछ हो सकता है, किसी के लिए कुछ और हो सकता है। इट कैन बी अ वेरी सब्जेक्टिव टर्म, राइट। इन्होंने क्या क्लियर किया, रॉन्गफुल एक्ट वो होता है जब आपके ऊपर कोई लीगल ड्यूटी हो और आप उस ड्यूटी को पूरा ना करें तो आपने गलत काम किया, आपने एक रॉन्गफुल एक्ट किया है फॉर द पर्पस ऑफ टॉर्टियस लाइफ। ठीक है, अ रॉन्गफुल एक्ट मींस इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ लीगल ड्यूटी only where legal duty to perform is involved and the same is not performed it would amount to wrongful act. इलस्ट्रेशन से देखते हैं। देखो, ड्यूटीज बहुत तरीके की होती है। कैसी होती हैं? आपकी एक होती है लीगल ड्यूटी, आपने पढ़ा होगा सोशल ड्यूटी होती है हमारी, कुछ मॉरल ड्यूटीज होती हैं, पॉलिटिकल ड्यूटीज होती हैं, रिलीजियस ड्यूटीज होती हैं, राइट। टॉर्ट के लिए क्या जरूरी है कि आपकी कोई लीगल ड्यूटी थी जिसको आपने पूरा नहीं किया, तो वो जो आपसे एक्ट हो गया उसको हम रॉन्गफुल एक्ट कहेंगे। अब मान लीजिए एक बच्चा है ए एंड ए इज ड्राउनिंग, डूब रहा है, आपको स्विमिंग आती है, बी जो है उसको स्विमिंग आती है और उसने फिर भी ए को नहीं बचाया, तो एक ने क्या किया, उसने अपनी ड्यूटी, कौन सी वाली ड्यूटी इंफ्रिंज कर दी, उसने शायद अपनी सोशल मॉरल ड्यूटी इंफ्रिंज कर दी। बी की कोई लीगल ड्यूटी नहीं थी उसको बचाने की, बी वॉज नॉट लीगली ऑथराइज टू सेव दैट चाइल्ड। लेकिन अब मान लीजिए जो बी है वो कोस्ट गार्ड में है, या फिर उसको वहां पे रखा इसलिए गया है कि भाई आपने ध्यान रखना है कि कोई अगर डूब रहा है तो आपने उसको बचाना है, तो वहां पे क्या, वहां पे उसकी लीगल ड्यूटी है। अब उसको बचाना जो है, अगर कोई भी डूबेगा तो वो उसकी अब लीगल ड्यूटी है कि कोई डूबेगा तो आपको उस आदमी को बचाना है। अब अगर ए जो है, इट्स अ चाइल्ड और इवन एन अडल्ट, वो डूब रहा है और ए ने नहीं बचाया, नाउ ए हैज इन्फ्रिंज्ड हिज लीगल ड्यूटी एंड कमिटेड अ रॉन्गफुल एक्ट। लेकिन इससे पहले वाले इलस्ट्रेशन में बी कोई कोस्ट गार्ड नहीं था, बी के पास ऊपर कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं डाली गई थी कि भाई आपने बचाना है। बी वॉज अ स्पेक्टेटर, वो खुद वहां पे घूमने आया था, उसने देखा कि बच्चा डूब रहा है, उसको स्विमिंग आती थी लेकिन उसके बावजूद उसने ट्राई नहीं किया बचाने का। तो उसने शायद सोशल ड्यूटी अपनी पूरी नहीं की, मॉरल ड्यूटी पूरी नहीं की, लेकिन लीगल ड्यूटी उसकी थी नहीं, तो उसने रॉन्गफुल एक्ट कमिट नहीं किया। ओके, तो ये आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि रॉन्गफुल एक्ट फॉर द पर्पस ऑफ टॉर्टियस लाइबिलिटी का मतलब क्या है, व्हेन देयर इज इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ लीगल ड्यूटी where you were supposed to do something legally, आपके you were authorized, you were bound by law to do something, और आपने वो काम नहीं किया, तो आपने अपना वो ड्यूटी को इन्फ्रिंज किया, और आपका जो एक्ट है उसको हम कह सकते हैं एक रॉन्गफुल एक्ट है। only where the legal duty to perform is involved,
एंड द सेम इज नॉट परफॉर्म्ड इट वुड अमाउंट टू रॉन्गफुल एक्ट। और ये जो वर्ड है ओनली, ये क्लियर कर देता है कि सिर्फ और सिर्फ लीगल ड्यूटी के इन्फ्रिंजमेंट में ही हम ये कह सकते हैं दैट अ रॉन्गफुल एक्ट हैज बीन कमिटेड। अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन नॉट। यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर उसकी लीगल ड्यूटी नहीं होती और वो एक मेयर स्पेक्टेटर है, सिर्फ वहां घूमने आया था और बच्चा डूब रहा है, उसने नहीं बचाया, तो बी पे कोई भी टॉर्ट का केस नहीं कर सकता। व्हाई? क्योंकि बी की वो लीगल ड्यूटी थी ही नहीं। So this is first thing. So this is the first essential. There must be a wrongful act. और किन acts को हम wrongful कहेंगे? हम उन acts को wrongful कहते हैं जहां पे legal duty का infringement होता है। Second, उस wrongful act का result क्या होना चाहिए? उस wrongful act का result होना चाहिए legal injury or legal damage to another person. Very important. देखो, इन दो मैगजीम से समझते हैं कि लीगल डैमेज क्या होता है, लीगल इंजरी क्या होती है। ये मैगजीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों। डैमनम साइन इंजूरिया का मतलब होता है डैमेज विदाउट इंजरी। इंजूरिया साइन डैमनम का मतलब होता है इंजरी विदाउट डैमेज। पहले तो आपको इसके ट्रांसलेशन याद करने हैं, ठीक है? आया हुआ है एग्जाम में, इसका ट्रांसलेशन क्या है? डैमनम साइन इंजूरिया मींस व्हाट? सो डैमनम मींस डैमेज, साइन विदाउट, इंजूरिया मींस इंजरी। जनरली अगर हम लोग इंग्लिश की बात करें तो डैमेज और इंजरी को हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं कि इंजरी भी एक ही बात है, डैमेज भी एक ही बात है। लेकिन टॉर्ट्स में, लीगल लैंग्वेज में इनका जो डेफिनेशन है उसमें फर्क आ जाता है। डैमेज का मतलब होता है कोई मटेरियल लॉस, ठीक है? मटेरियल लॉस किस चीज का हो सकता है? मनी, पैसे का लॉस हो गया, प्रॉपर्टी का लॉस हो गया, ठीक है, रेपुटेशन का लॉस हो गया। यानी कोई ऐसा लॉस विच इज विजिबल, लाइक मटेरियल लॉस, जिसको हम लोग कह सकें कि दिस पर्टिकुलर लॉस हैज अकर्ड, तो उसको हम लोग डैमेज कहते हैं। इंजरी का मतलब माना जाता है लीगल इंजरी, यानी लीगल राइट जो थी आपकी, उसको किसी ने ब्रेक किया है। राइट? इंजरी इज माने लीगल राइट, आपकी कोई लीगल राइट है, उसको किसी ने ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया, इन्फ्रिंज कर दिया, तो आपकी लीगल इंजरी हुई है। सेम वेज हियर आल्सो सेम डेफिनेशन। इंजरी का मतलब है लीगल राइट का इन्फ्रिंजमेंट और डैमेज का मतलब होता है मटेरियल लॉस। इंजरी इज इन्फ्रिंजमेंट और वायलेशन ऑफ अ लीगल राइट। ओके, अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ये केस था ग्लाउसेस्टर ग्रामर स्कूल केस। ये लैंडमार्क जजमेंट है डैमनम साइन इंजूरिया का, इस वाले मैगजीन पे है। लेट्स अंडरस्टैंड। इसमें क्या हुआ था कि एक टीचर था, वो स्कूल में पढ़ाता था, ग्लाउसेस्टर ग्रामर स्कूल में वो पढ़ाता था। बाद में जाके उसने क्या किया? उसने अपना खुद का स्कूल शुरू कर दिया, ठीक है? स्टार्टेड हिज ओन स्कूल। और जब इसने ये स्कूल शुरू किया तो जो ग्लाउसेस्टर ग्रामर स्कूल था, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया, जो लोग थे वो कुछ वहां जाने लगे, कुछ यहाँ आने लगे, तो बच्चे थे वो, उसका डिवीजन हो गया। तो ग्लाउसेस्टर ग्रामर स्कूल को एज अ रिजल्ट अपना जो फी था उसको बहुत कम करना पड़ा, फी रिड्यूस करनी पड़ी, और इसकी वजह से उनका क्या हुआ? डैमेज, मटेरियल लॉस हो गया ना, मनी का मटेरियल लॉस हुआ। फिर से देखते हैं क्या हुआ कि एक टीचर था, उसने नया स्कूल शुरू किया, और वो ग्लाउसेस्टर का ही था टीचर। उसने बाद में अपना, उसका टर्म खत्म हो गया, उसने अपना स्कूल शुरू कर लिया। उसने अपना स्कूल शुरू किया तो कंपटीशन बढ़ गया। कंपटीशन इंक्रीज होने की वजह से ग्लाउसेस्टर को अपनी फीस रिड्यूस करनी पड़ी, और इसलिए उनको मटेरियल लॉस हुआ, और उनका क्या हुआ? डैमेज, मटेरियल लॉस ऑफ मनी, डैमेज हो गया। ग्लाउसेस्टर ग्रामर स्कूल ने टीचर के ऊपर केस फाइल किया, किसका? टॉर्ट का। उन्होंने बोला कि हमारा डैमेज हुआ है, लीगल इंजरी हुई है हमारी, और हमें कॉम्पनसेशन चाहिए। जब ये केस कोर्ट में गया तो कोर्ट ने बोला कि आपका जो ये केस है ये डैमनम साइन इंजूरिया में आ रहा है। मतलब कि हाँ, आपका डैमेज जरूर हुआ है, नुकसान आपका जरूर हुआ है, क्योंकि आपका मटेरियल लॉस हुआ है। वी कैन सी दैट, आपने जो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए हैं, वी कैन सी दैट आपका मनी का नुकसान हुआ है।
लेकिन ये नुकसान जो है ये विदाउट इंजरी है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपकी कोई लीगल राइट का वायलेशन तो नहीं हुआ। ऐसा तो नहीं है कि खाली आप ही का हक है कि स्कूल आप खोल सकते हैं और कोई स्कूल खोल ही नहीं सकता, ऐसा तो नहीं है। सो आपकी जो लीगल राइट है उसका तो कोई वायलेशन नहीं हुआ है। यहाँ पे जो इन्होंने स्कूल खोला है इसकी वजह से आपकी लीगल राइट इन्फ्रिंज नहीं हुई। यू स्टिल हैव योर स्कूल, यू कैन ओपन 10,000 अदर स्कूल्स, तो आपका लीगल राइट का इंजरी तो नहीं हुआ, डैमेज हुआ है, मगर लीगल राइट इज नॉट वायलेटेड। आपका जो केस है वो डैमनम साइन इंजुरिया में फॉल करता है और हेंस टॉर्टियस लायबिलिटी अराइज नहीं होगी, क्योंकि हमने जो सेकंड एसेंशियल है वो क्या पढ़ा है कि रॉन्गफुल एक्ट ऐसा हो विच मस्ट रिजल्ट इन लीगल इंजरी। ठीक है, डैमेज वर्ड से आप कंफ्यूज रहोगे, लीगल इंजरी में रिजल्ट होना चाहिए, यानी कि आपका लीगल राइट का इन्फ्रिंजमेंट होना चाहिए, तभी टॉर्टियस लायबिलिटी अराइज होती है। यहाँ पे इन दिस पर्टिकुलर केस योर लीगल राइट हैज नॉट बीन इन्फ्रिंज्ड, दिस इज मेयर कंपटीशन। लाइक पीपल, अगर आपके अलावा कोई और स्कूल खोलेगा, सामने अगर आपको किसी ने स्कूल खोल लिया तो कंपटीशन इंक्रीज होगा, एंड कंपटीशन इंक्रीज होता है तो जो डिमांड सप्लाई चेंजेस, प्राइसेस चेंजेस, so there can be damage, there can be material loss, but there is no legal right, लीगल राइट का इन्फ्रिंजमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि आपके अलावा ऐसा नहीं है कि कोई और स्कूल खोल ही नहीं सकता। एनीबडी, एवरीवन हैज अ राइट टू चूज एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, बिजनेस। तो आपका लीगल इंजरी नहीं हुआ। तो इस केस में, ग्लाउसेस्टर ग्रामर स्कूल केस में, कोर्ट ने हेल्ड किया दैट योर केस फॉल्स अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ डैमनम साइन इंजूरिया। हेंस yes there is damage but there is no infringement of any legal right, आपका केस टॉर्ट में नहीं आएगा। ओके, सो ये है पहला मैक्सिमम। नेक्स्ट, इंजूरिया साइन डैमनम। इंजरी यानी कि इन्फ्रिंजमेंट या वायलेशन ऑफ अ लीगल राइट, यानी अब हम उस सिचुएशन की बात करेंगे जहां पे लीगल राइट का वायलेशन तो हुआ है लेकिन कोई डैमेज नहीं हुआ, यानी नो मटेरियल लॉस। इसमें जो केस है आपका लैंडमार्क जजमेंट है एशबी वर्सेस वाइट। ठीक है, इस केस में क्या हुआ था, जो प्लेंटिफ था वो वोट डालने जा रहा था। अब वोट डालना हमारा क्या है, लीगल राइट है। ये हमारा ना सोशल राइट है ना मॉरल राइट है, ये हमारा क्या है, ये लीगल राइट है। हर सिटीजन का जो आपके 18 साल से ऊपर है उनकी लीगल राइट है। तो प्लेंटिफ अपनी लीगल राइट को पूरा करने वोट डालने जा रहा था। जब वो वोट डालने गया तो वहां पे उसको एक रिटर्निंग ऑफिसर जो था उसने रोक दिया, उसको स्टॉप किया वहां पे और उसको वोट नहीं डालने दिया। ठीक है, तो क्या हो गया, वायलेशन हो गया उसकी लीगल राइट का। प्लेंटिव वोट डालने जा रहा था, उसकी लीगल राइट है, लेकिन उसको जो रिटर्निंग ऑफिसर था उसने रोक दिया और उसका जो ये लीगल राइट था वो वोट नहीं डाल पाया, तो उसकी लीगल राइट वायलेट हो गई। मगर वो जिस कैंडिडेट के लिए वोट डाल रहा था, हाइपोथेटिकली मान लो वो ए कैंडिडेट के लिए वोट डाल रहा था, ए जो है वो जीत गया, he wins the elections, वो जीत गया। तो ए का कोई डैमेज नहीं हुआ, वो जिस कैंडिडेट के लिए डाल रहा था वो कैंडिडेट एनी विच वेज जीत गया। सो देयर इज नो मटेरियल लॉस अकर टू ए सॉरी टू द प्लेंटिफ। तो जो इंजरी थी वो तो हुई, उसका लीगल राइट था वोट डालने का, वो राइट उससे ले लिया गया। सो देयर इज वायलेशन ऑफ लीगल राइट, दो देयर इज नो मटेरियल लॉस, बट स्टिल इन दिस केस कोर्ट हेल्ड कि ए को जो एशबी है उसको कॉम्पनसेशन, प्लेंटिफ को कॉम्पनसेशन मिलेगी, उसके साथ टॉर्टियस लायबिलिटी अराइज हुई है। व्हाई? बिकॉज जो एक्शन है वो क्या है, रॉन्गफुल एक्ट मस्ट रिजल्ट इन लीगल इंजरी, एंड यहाँ पे उसके साथ लीगल इंजरी हुई है। जो डिफेंडेंट था उसने ये बोला था कि उसके साथ कोई डैमेज तो हुआ नहीं, वो जिसके लिए वोट डाल रहा था वो तो एनी विच वेज जीत गया। तो कोर्ट ने बोला टॉर्ट में ये नेसेसरी नहीं है, डैमेज नेसेसरी नहीं है, टॉर्ट में क्या नेसेसरी है, लीगल इंजरी नेसेसरी है। अगर सामने वाले की कोई लीगल राइट है और आपके रॉन्गफुल एक्ट से वो राइट इन्फ्रिंज हुई है, तो दैट इज इनफ टू give rise to a tortious liability, and in this case court allowed compensation to the
प्लेंटिफ, ठीक है। सो टॉर्ट में कब कॉम्पनसेशन मिलती है? व्हेन द केस फॉल्स अंडर दिस कैटेगरी, व्हेन द केस फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इंजूरिया साइन डैमनम रादर देन डैमनम साइन इंजूरिया। अगर भले ही आपका डैमेज हुआ, ग्लास सिस्टम में उसका बहुत मटीरियलिस्टिक लॉस हुआ, उसको बहुत पैसे का लॉस हुआ, बट उसकी कोई लीगल इंजरी अकर नहीं हुई, देयर वाज नो लीगल राइट, एवरीबॉडी हैज अ राइट टू चूज ऑक्यूपेशन। तो अगर टीचर ने भी अपना खोल लिया है तो इससे ग्लाउसेस्टर का कोई लीगल राइट इंफ्रिंज नहीं हुआ, डैमेज जरूर है, बट स्टिल यहाँ पे उसको कॉम्पनसेशन अलाउ नहीं की गई थी। इन दिस केस दो उसका कोई मटेरियल लॉस नहीं हुआ, जिस कैंडिडेट के लिए वो वोट डालने जा रहा था वो फिर भी जीत गया, बट क्योंकि उसकी राइट थी, लीगल राइट थी वोट डालने की, एंड हिज लीगल राइट वाज वायलेटेड, तो यहाँ पे कोर्ट ने कॉम्पनसेशन अलाउ की और प्लेंटिफ को, जो डिफेंडेंट था, उसको बोला कि आपको प्लेंटिफ को कॉम्पनसेट करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज सेकंड एसेंशियल। क्या होना चाहिए? लीगल इंजरी होनी चाहिए। थर्ड एसेंशियल जो है वो बात करता है रेमेडी की। The wrongful act must be of such a nature as to give rise to a legal remedy in the form of an action for damages. और ये मैक्सिम आपको you have to ratify this, मतलब इसका जो ट्रांसलेशन है ये आ जाता है, इसका मतलब ubi jus ibi remedium, where there is a right there is a remedy। यानी कि ऐसा भी होना चाहिए कि जो आपकी लीगल राइट है जिसका इंफ्रिंजमेंट हुआ है उसके लिए कोई लीगल रेमेडी होनी भी चाहिए, तब अगर ऐसा होगा तो हम कहेंगे कि टॉर्टियस लायबिलिटी अराइज हो गई है। और फिर स्पेसिफिक जो टॉर्ट्स होंगे उसमें हम बाद में जाएंगे, यानी यहाँ पे जनरली कि ओके जनरल प्रिंसिपल जो है टॉर्ट्स का वो अराइज हो गया है। तो ये जो वर्ड है लीगल, ये बहुत जरूरी है। क्या क्या होना चाहिए टॉर्ट्स के लिए? लीगल ड्यूटी थी, वो लीगल ड्यूटी आपने पूरी नहीं की और आपने क्या किया? रॉन्गफुल एक्ट कमिट कर दिया। उस रॉन्गफुल एक्ट की वजह से क्या हुआ? लीगल इंजरी हो गई, यानी किसी की राइट थी, लीगल राइट थी, वो क्या हो गई? वायलेट हो गई। और इस लीगल इंजरी के लिए लीगल रेमेडी अवेलेबल है। जब ये सारी चीजें फुलफिल हो जाएंगी तो हम कह सकते हैं टॉर्टियस लायबिलिटी हैज अराइज्ड। यानी कि टॉर्ट में आपको कब कॉम्पनसेशन मिलेगी? फॉल्ट थ्योरी फॉलो होती है, गलती हो आपकी, यहाँ पे रॉन्गफुल एक्ट क्या क्या मतलब हो, आपकी फॉल्ट है, राइट। सो टॉर्ट में फॉल्ट थ्योरी को हम लोग फॉलो करते हैं। ओके, एक और बात, मैंने यहाँ पे कहीं पे भी इंटेंशन वर्ड का मेंशन नहीं किया। जब क्रिमिनल की बात मैंने की थी तो वहां बोला था कि सबसे पहला स्टेज क्या है? आप एक मेंस रिया यानी गिल्टी इंटेंशन को फॉर्म करते हैं। टॉर्ट में जरूरी नहीं है कि इंटेंशन हो भी सकता है। आई विल नॉट एलिमिनेट, आई एम नॉट सेइंग दैट इंटेंशन होना ही होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, किन्हीं किन्हीं टॉर्ट्स में हो भी सकता है, लेकिन अगर इंटेंशन नहीं भी है तो इसका ये मतलब नहीं है टॉर्टियस लायबिलिटी अराइज नहीं हो सकती है, जिसका एक एग्जांपल नेग्लिजेंस है। नेग्लिजेंस में क्या होता है? इंटेंशन नहीं होता, और नेग्लिजेंस इज अ टॉर्टियस लायबिलिटी। जब हम इसको स्पेसिफिकली पढ़ेंगे तो आपको बेटर समझ आएगा। सो टॉर्ट में इंटेंशन होना ये जरूरी नहीं होता, जरूरी क्या होती है? ये तीनों चीजें होती हैं। लीगल ड्यूटी थी, पूरी नहीं की, रॉन्गफुल एक्ट बन गया, उस रॉन्गफुल एक्ट की वजह से सामने वाले की लीगल राइट थी वो वायलेट हो गई, तो लीगल इंजरी हो गई, और उस लीगल इंजरी की कोर्ट में लीगल रेमेडी अवेलेबल है, तो हम कह देंगे कि टॉर्टियस लायबिलिटी अराइज हो गई है। अब इस लेक्चर से आपको क्या क्या चीजें जो हैं याद रखनी है, यानी जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, वो मैक्सिम्स हैं, केस लॉज हैं। ये मैक्सिम ubi jus ibi remedium very important, where there is a right there is a remedy। ये दोनों मैक्सिम, डैमनम साइन इंजूरिया, इंजूरिया साइन डैमनम। डैमनम साइन इंजूरिया का जो केस है वो ग्लाउसेस्टर ग्रामर स्कूल है, और इंजूरिया साइन डैमनम का जो केस है वो एशबी वर्सेस वाइट है। इसको आप लोग वोटिंग केस करके भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। लिक्विडेटेड डैमेजेस कॉन्ट्रैक्ट में मिलते हैं,
और अनलिक्विडेटेड डैमेजेस टॉर्ट में मिलते हैं, ये आपको याद रखना है. टॉर्ट इज अ वायलेशन ऑफ राइट इन रेम, वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है. कॉन्ट्रैक्ट इज वायलेशन ऑफ राइट इन पर्सोना. यहां से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पिक होंगे. ठीक है. बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज, यानी स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ कितना चाहिए, सिर्फ बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज जितना. अनलाइक इन क्रिमिनल लॉ, वहां पे बियॉन्ड रीजनेबल डाउट साबित करना पड़ता. टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग, और ये वर्ड्स कहां से डिराइव हुआ है, फ्रॉम अ लैटिन वर्ड टॉटम, जिसका मतलब है ट्विस्टेड और क्रूकेड. ये सारी चीजें आपको याद रखनी है. यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पास्ट में आए हैं और आगे भी आ सकते हैं. दिस मच यू हैव टू रिमेंबर. This is all related to essentials of tortious liability.